वेलकम टू द किंग ऑफ डायमेंशंस, जहां हर कहानी एक नए डायमेंशन का दरवाजा खोलती है। फैंटेसी, रोमांस, एक्शन या हॉरर, हर एपिसोड में मिलेगा आपको एक नई दुनिया का अनुभव। ओपन बुक कहानियां जो दिल को छू जाएं और दिमाग में बस जाएं। अगर आपको कहानियों से प्यार है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। पुष्पिन सब्सक्राइब करो और जग जाओ हमारे इमेजिनेशन के अनंत डायमेंशंस से। एपिसोड 86 में नागिन टू सपेरा। शौर्य इस वक्त वीरेंद्र के सामने बैठा था। इस वक्त वहां मौजूद सभी के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। अब अभी सभी ने ऐसा कुछ सुन था जिस पर किसी को आज के जमाने में यकीन करना मुश्किल था। ये किसी टीवी सीरियल की कहानी लग रही थी। तभी शौर्य एकदम सीरियस होकर बोला, वीरेंद्र अंकल, भगवान आपके आत्मा को शांति दे। अब आपको तो मैं भी नहीं बचा सकता। आपको पता है आप सभी को प्रतिशोध के लिए मर जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये एक प्रतिज्ञा करने के बाद आपको मारा जाने लगा है। जब कोई इच्छाधारी नाग कोई प्रतिज्ञा लेकर मारने निकलता है तो उस पर कुछ बंधन होते हैं, जैसे कि अगर वह किसी इंसानी रूप में प्रतिज्ञा लेता है तो उसे इंसानी रूप में ही अपना प्रतिम लेना पड़ता है। वह तब तक अपना नागरूप धारण नहीं करेगा जब तक उसका प्रतिशोध पूरा नहीं होता। शौर्य की बात सुनकर वीरेंद्र छोटे बच्चे की तरह रोने लगा और बोला, कुछ भी हो जाए मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। और मैंने किसी पर कोई गोली नहीं चलाई थी क्योंकि मेरे पास उस दिन कोई हथियार नहीं था। शौर्य ने ये सुना तो वह हंसा और बोला, भले ही आपने कोई गोली नहीं चलाई पर आप उन लोगों में शामिल थे तो आपको मारना ही होगा। तभी वीरेंद्र की पत्नी जो अभी चाय बनाकर लेकर आई थी वह बोली, बेटा शौर्य, मैं अच्छे सब कुछ जानती हूँ कि ये दोनों बाप बेटे कैसे हैं, पर तुम मुझे विधवा होते तो नहीं देख सकते ना। मैं तुम्हारे आगे अपने हाथ फैलाकर आज अपने पति का जीवन दान मांगती हूँ। तुम प्लीज उन्हें बचा लो। ये इमोशनल फिल्मी डायलॉग सुनकर शौर्य दंग रह गया और फिर कुछ सोचते हुए बोला, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं कुछ होने नहीं दूंगा, लेकिन अगर ये जैसा मैं कहता हूँ वैसा करेंगे तो वे बच सकते हैं। तभी विनीत बोला, हमें क्या करना होगा? तुम जो कहोगे हम वह करेंगे। ये सुनकर शौर्य बोला, शेषनाग का आवाहन मंत्र आपको जपना होगा, लेकिन याद रहे इसे आपको वज्रासन में बैठकर जपना पड़ेगा। इतना कहकर शौर्य ने शेषनाग का बीज मंत्र वीरेंद्र की कान में कह दिया। वीरेंद्र ने वह मंत्र उसी वक्त से दिमाग में दोहराना शुरू किया। भैरव साधना की वजह से शौर्य को ये सारे मंत्र अच्छे से आते थे। इस वक्त ये मंत्र वीरेंद्र की जान बचा सकता था। शौर्य ने फिर वीरेंद्र को एक शिवलिंग की स्थापना करने कहा। इस पर उसने उसे कहकर 5 मुंह वाले नाग की प्रतिमा को बनाने कहा। ये शिवलिंग वीरेंद्र ने अपने हाथों से बनाना था, वह भी मंत्र का जाप करते हुए। कुछ ही देर में शिवलिंग तैयार हो गया था। वीरेंद्र फिर व्यापार बैठ गया और उस मंत्र की दोहरा लगा। तभी शौर्य विराज की ओर देखकर बोला, बड़े भाई, क्या आपको सपेरा बनना है क्या? क्योंकि अभी मैं एक सपेरा बनकर इस नाग को पकड़ने जा रहा हूं। ये सुनकर इशिका बोली, शौर्य, मुझे लग रहा है कि एक तो वह आदमी पागल है या तुम पागल हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक सांप इंसानी रूप लेकर आएगा और इसे मार देगा? ये नामुमकिन है। ये सुनकर शौर्य बोला, मैडम जी, इस दुनिया में जिन चीजों को विज्ञान नहीं मानता इसका मतलब वह होती नहीं है। तो फिर मुझे बताओ, आज तक तुमने इन इच्छाधारी नागों की कहानियां कहाँ से सुनी है? अगर ये महज एक कल्पना है तो ये कहानियां कैसे प्राचीन काल से बताई जा रही है? यहाँ तक कि रामायण में कई ताकतवर नागों का उल्लेख मिलता है। ये सुनकर इशिका सोच में पड़ गई और कुछ नहीं बोली। शौर्य विराज को लेकर वहां से बाहर आ गया और शहर में आ गया। तभी उसकी सिस्टम बोली, होस्ट, मैंने अभी कली की डार्क एनर्जी को महसूस किया है। ऐसे ही सीधे चलते रहो, तुम जल्द ही इस एनर्जी सोर्स के पास पहुंच जाओगे। जब शौर्य ने ये सुना तो वह तुरंत अलर्ट होकर सीधे चलने लगा। उसके पीछे विराज भी बिना कुछ बोले चलने लगा। कुछ ही देर में एक चौराहे के पास वे दोनों पहुंच गए। तभी शौर्य ने एक साधारण कपड़े पहनकर एक लड़की को यहां वहां घूमते हुए देखा। वह लड़की कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। शौर्य ने उसे देखा तो एक बॉलीवुड की नहीं पर बनी फिल्म का गीत गेट हुए वह उस लड़की की तरफ जाने लगा और बोला, मैं तेरा दुश्मन दुश्मन तू मेरी, मैं सपेरा तू नागिन। शौर्य के ये बोल उस लड़की ने सुने और वह शौर्य को घूर कर देखने लगी। जब शौर्य ने ये देखा तो वह भी उस लड़की को देखने लगा और बोला, जिसे तुम्हें ढूंढना है वह यहाँ नहीं मिलेगा। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि अगर तुम यहीं पर नहीं रुकी तो तुम्हारा पूरा नाग समुदाय खतरे में पड़ सकता है। शौर्य की बात सुनकर वह लड़की तुरंत एकदम लड़ाई के लिए खुद को तैयार करते हुए बोली, तुम मुझे कैसे जानते हो? तभी शौर्य मुस्कुराते हुए बोला, ये बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं तुम्हें कैसे जानता हूं, पर यह बात अधिक इम्पोर्टेंट है कि तुम्हें ये कली की शक्तियां कहाँ से मिली। शौर्य की बात सुनकर वह लड़की पहले से अधिक अलर्ट हो गई।
उसने तुरंत अपनी कमर पर लगा खंजर निकाला और शौर्य को देखकर बोली, मैं ये सब तुम्हें क्यों बताऊं, और ये बात याद रखना कि मैं तुम्हें आसानी से मार सकती हूं, वह भी बिना छुए। ये सुनकर शौर्य बोला, तुम्हारे इस बात पर मैं तालियां बजाता हूं। मुझे मारने के लिए कई लोग आए पर हर कोई गारंटी के साथ कहता था कि वह मुझे मार देगा, पर क्या करे, उनमें से कोई भी मुझे मार नहीं पाया। तभी शौर्य आगे बोला, देखिए मैडम, मैं अभी भी आपको कहूंगा कि आपके अंदर जो बुराई की शक्तियां पनप रही है उन्हें तुम्हें किसने दिया है, ये मुझे बता दो तो मैं तुम्हें इनसे छुटकारा दिल सकता हूं, वरना मुझे तुम्हें जान से मारना पड़ेगा। ये सुनकर वह लड़की हंसने लगी और बोली, पागल लड़के, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती। अगर तुमने कुछ करने की कोशिश की तो मुझे तुम्हें भी मारना पड़ेगा। मैंने इन लोगों को मारने की प्रतिज्ञा ली है और मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण होकर रहेगी। उद्धरण चिन्ह। इस बार इस लड़की की बातें सुनकर शौर्य का दिमाग ठनक गया। उसने विराज और इशिका को देखा और पीछे जाने बोला। विराज समझ गया और वह इशिका को लगभग खींचते हुए वहां से पीछे चला गया। उनके जाते ही शौर्य ने अपने हाथ जोड़े और शेषनाग आवाहन मंत्र जपना शुरू कर दिया। मंत्र को 21 बार दोहराने के बाद शौर्य ने अपने आप को फाइट के स्टेंस में लिया और एकदम सीरियस आवाज में बोला, मेरी तुम्हारे नाग जाति के साथ कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, ना ही मैं तुम्हारे बदले के बीच आना चाहता हूं। लेकिन तुमने बुराई की मदद ली है और उन शक्तियों से तुम लोगों को मार रही हो, ये धर्म के अनुसार नहीं है। मैं तुम्हें आखिरी बार पंच रहा हूं, क्या तुम मुझे इन शक्तियों के स्रोत के बारे में बताओगी या फिर अपनी मौत को स्वीकार करोगी? शौर्य ने अपनी बात खत्म की ही थी कि वह लड़की शौर्य पर झपट पड़ी। उसने शौर्य परवाने हाथों से एक सांप की तरह मुद्रा बनाकर शौर्य पर वार कर दिया। शौर्य अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला और वह वार सीधा शौर्य के सीने पर हुआ। सीने पर उस लड़की का वार होते शौर्य के सीने पर 2 दांत के गड़ने के निशान बन गए। लेकिन इस बार भी शौर्य के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। बार को झेलने के बाद शौर्य ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया और उस लड़की को उसके बालों पकड़ लिया और बोला, तुम अपने प्रतिशोध में इतनी आंधी हो चुकी हो कि तुम्हें अच्छाई और बुराई का अंतर समझ नहीं आ रहा। इतनी देर से मैं तुम्हें सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि ये शक्तियां तुम्हें किसने दी जिनसे ये कली आभा निकलती है, पर नहीं, तुम्हें तो मुझे कुछ बताने का मन ही नहीं करता। इतना कहकर शौर्य ने एक झन्नाटेदार झापड़ उस लड़की के गाल पर मार दी। उसे एक झापड़ में इस लड़की के आंखों से आंसू आने लगे। लेकिन इस वक्त शौर्य किसी भी तरह की दया की मूड में नहीं था। उसने एक के बाद एक के थप्पड़ उस लड़की को जड़ दिए, जिस वजह से उस लड़की का चेहरा सूजा गया और उसकी खूबसूरत त्वचा लालहरी हो गई। शौर्य की बेरहमी देखकर इशिका बहुत डर गई। तभी विराज बोला, इस बार इसने सिर्फ थप्पड़ से ही इस लड़की को होश में लाकर रख दिया। दूसरी तरफ वह लड़की इस बार पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने अपने जीवन में पहली बार ऐसी मार खाई थी। शौर्य ने भी उसे मारते वक्त उसके अंदर की कली की एनर्जी को सोख लिया था। अब वह लड़की कली के बुरे प्रभाव से दूर हो गई थी। कली की शक्तियां सीधा हमला कभी नहीं कर सकती थी, वह सिर्फ लोगों के सोच को प्रभावित करती थी। जैसे ही उन शक्तियों का प्रभाव खत्म हो गया, वह लड़की जमीन पर गिर गई और फूंट फूंट कर रोने लगी। ये देख शौर्य को भी उस पर दया आ गई और बोला, तुम मुझे बस इतना बता दो कि तुम इन काली शक्तियों के चपेट में कैसे आए और ये तुम्हें किसने दी? ये सुनकर इस बार वह लड़की बिना बहस किए बोली, मेरा नाम वंशिका है। मैंने अपने पिता के मृत्यु के बाद प्रतिशोध की प्रतिज्ञा ली, लेकिन ये सब लोग यहाँ से आए थे और मैं इन्हें ढूंढ नहीं पा रही थी, तब मैं एक धुंधली काली आकृति से मिली। इसके बाद की सारी बातें उस लड़की ने शौर्य को विस्तार से बताई। ये सुनने के बाद शौर्य बोला, मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा का सम्मान करता हूं और उसके लिए मैं तुम्हारे प्रतिशोध के बीच नहीं आऊंगा। लेकिन मैं तुम्हें उसके लिए आज का एक दिन दूंगा और अगर तुम उसे मारने में सफल हो गई तो ठीक, वरना तुम उसके आसपास भी नहीं भटकोई। शौर्य की बात सुनकर वंशिका के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आए। शौर्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कुछ मंत्र बोले और उस लड़की के सारे जख्म गायब हो गए। जब इशिका ने शौर्य को उन जख्मों को गायब करते हुए देखा तो वह हैरान हो गई। अब उसे शौर्य कुछ अजीब लगने लगा था। तभी शौर्य ने वंशिका के कान में कुछ मंत्र बताए। ये बीज मंत्र थे जो भैरव साधना में तथा सभी साधना के लिए उपयुक्त थे। इस नहीं के लिए तो ये एक वरदान की तरह थे। उसके बाद उस लड़की को शौर्य ने वीरेंद्र का पता दे दिया और वंशिका वहां से चली गई। शौर्य भी विराज और इशिका को लेकर वहां से वीरेंद्र की घर की ओर निकला। वीरेंद्र के घर के अंदर वीरेंद्र उन मंत्र को जाओ रहा था और वज्रासन में अपने टूटे पैर को मोड़ के बैठा था। उसके मंत्र उच्चारण की वजह से उसके ऊपर का सर्प हत्या का पाप खत्म हो गया था। कुछ ही देर बाद वहां वंशिका पहुंच गई, लेकिन शौर्य ने उसकी टीम को कुछ न करने के बारे में कहा था।
वहीं जब वंशिका ने वीरेंद्र को देखा तो उसका खून खौल उठा, पर जब उसने देखा कि वीरेंद्र वहां पर शेषनाग की पूजा कर रहा है, वह भी आगे बढ़ी और उसने उस शिवलिंग को नीचे बैठकर प्रणाम किया। उसके बाद वह उठ खड़ी हो गई और वीरेंद्र को दंश करने के लिए उसकी तरफ मुड़ी और बिजली के रफ्तार से उसने वीरेंद्र के गर्दन पर दंश कर दिया। उसे दंश करते ही उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई और वह एक सुनहरे रंग के नाग में बदल गई। वह तुरंत मूर्छ गई और वहां से निकल गई। तभी शौर्य वीरेंद्र के पीछे गया और उसके शरीर से उसका जहर निकाल लिया। लेकिन शौर्य ने देखा कि वीरेंद्र अभी भी मंत्र बोले जा रहा था, तो उसने उसे वैसे ही छोड़ दिया और विनीत और उसकी मां को वीरेंद्र का ध्यान टूटने पर क्या करना है ये बताकर वहां से निकल गया। इधर जो केस कई दिनों से सुलझ नहीं पा रहा था वह सुलझ गया था। साथ ही आज इशिका ने अपनी आंखों से वंशिका को एक नाग में बदलते हुए देखा था, तो अब उसका उनके अस्तित्व के बारे में जो विचार था वह बदल गया। शौर्य ने नागिन के केस को तो निपटा दिया, लेकिन अभी भी उसके सामने एक चुनौती थी। वह चुनौती थी कली की शक्तियां को फैलने से रोक लेना। उसके लिए शौर्य को खुद को अधिक ताकतवर बनाने की जरूरत थी। शौर्य अपनी रिपोर्ट कमिश्नर को देकर वहां से चला गया। रिपोर्ट के अनुसार इन लोगों ने शेषाचलम के जंगल में आदिवासी समुदाय को उकसाया था और उनके पुजारी की हत्या कर दी थी, तो उसी वजह से ये लोग मारे गए। जब कातिल को पकड़ने गए तो वह भाग गई और उसके कोई निशान नहीं मिले। अब रहा सवाल कि उस नागिन की प्रतिज्ञा का क्या होगा अगर वीरेंद्र बच गया तो। उसका जवाब है वीरेंद्र की शेष नाग की साधना। इस साधना की वजह से वीरेंद्र इस बार बच गया, साथ ही साथ उस लड़की की प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई थी, वरना वह कभी भी नाग रूप में वापस नहीं आ सकती थी। शौर्य शाम को जब उसके घर लौट रहा था तो उसकी गाड़ी को रास्ते में एक खूबसूरत लड़की ने रोक लिया। जब शौर्य उस लड़की को देखा तो पाया कि ये चित्रांगदा थी। वह तुरंत शौर्य के पास आए और बोली, शौर्य अब तुम्हें यहाँ का काम छोड़कर मेरे साथ चलना होगा। जब शौर्य ने ये सुना तो बोला, हमें कहाँ जाना होगा? डायमेंशन के अंदर, और कहा तुम्हें अपनी शक्तियां को अगले स्तर तक लेकर जाना होगा। ब्रह्मदेव ने मुझे ये आदेश दिया था कि मैं तुम्हारी साधना को संत अधिपति स्तर तक बढ़ा दूं ताकि तुम काली को इस दुनिया से खत्म कर पाओ। इसीलिए तुम अब मेरे साथ साधना के अगले पड़ाव के लिए मेरे साथ आ रहे हो। ये सुनकर शौर्य ने भी कुछ सीरियस होकर सोचा और बोला, ठीक है हम चलते हैं, पर उसके पहले मुझे कुछ काम निपटाने हैं। शौर्य ने तुरंत प्रोफेसर वर्मा को फोन किया और 2 हफ्तों की छुट्टी ली और साथ ही चीफ को भी इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया। फिर शौर्य ने अपने बिजनेस की बागडोर कशिश और सिमरन को दी और आर्या को उस पर नजर रखने बोलकर डायमेंशन के अंदर चला गया। अग्निहोत्री मेंशन में रागिनी आज बहुत खुश लग रही थी। उसने आज अपने ऑफिस में सबको बता दिया कि उसका बेटा एक सीबीआई ऑफिसर है। उसके लिए उसने खुद मिठाई बनती थी। वैसा ही कुछ हाल दुष्यंत का था, क्योंकि आज सुबह शौर्य जब जा रहा था तो उसने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन इशिका और विराज ने सब कुछ बता दिया था। विराज को शौर्य ने डायमेंशन में जाने से पहले बता दिया था कि वह अगले साधना के पड़ाव के लिए 2 हफ्तों तक कहीं दूर जा रहे हैं, तो अगर कोई समस्या आए तो उसे हैंडल कर लेना। अब क्या होने वाला है आगे? क्या शौर्य की ताकत बढ़ते ही उसके दुश्मन भी बढ़ जाएंगे? क्या शौर्य के जाने के बाद कोई बड़ी मुसीबत उसके परिवार और संबंधियों पर आने वाली है? क्या शौर्य सिर्फ 2 हफ्तों में अपनी साधना का स्तर बढ़ा पाएगा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। एपिसोड 87 संत स्तर और मुसीबतों का पहाड़। शौर्य को जब चित्रांगदा मिली तो उसके कहने पर शौर्य ने अपने सारे काम बांट दिए और साधना के लिए डायमेंशन के अंदर चला गया। डायमेंशन के अंदर वह लड़कियां आज महल में रोज का काम कर रही थी। कुछ लड़कियां युद्धकला का अभ्यास कर रही थी तो कुछ साधना करने बैठ गई थी। कुछ लड़कियां नदी पर पानी को बोतल में भर रही थी। ये सब देखकर शौर्य मुस्कुराया और चित्रांगदा को लेकर महल में चला आया। तभी माया, जो कुछ लड़कियों के साथ मिलकर भोजन बना रही थी, वह भी बाहर आ गई। शौर्य को देखकर उसने उसका स्वागत किया। तभी चित्रांगदा बोली, माया आज से शौर्य गहन साधना करने बैठने वाला है। जब तक वह संत स्तर को पार नहीं करता तब तक वह अपने साधना से बाहर नहीं आएगा। इसलिए उसके जरूरत का सामान उसके साधना के कमरे में रख दो। साथ ही उसके लिए आवश्यक दवाएं जो उसके साधना में मदद करेगी वे भी उसके कमरे में रख दो। ये सुनकर माया बोली, मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है, इसकी जिम्मेदारी किसी और की है। जब माया ने ये कहा तो सिस्टम शौर्य के शरीर से एकदम से बाहर आ गई। जब चित्रांगदा ने उसे देखा तो वह अपने आप को रोक नहीं पाए और सिस्टम को अपने दोनों हाथ से पकड़कर उसके गाल खींचने लगी। सिस्टम, जो एक छोटी बच्ची के रूप में बहुत प्यारी और गोल मटोल थी, इसी वजह से आज उस पर चित्रांगदा का हमला हो गया। कुछ देर सिस्टम को परेशान करने के बाद चित्रांगदा ने उसे छोड़ दिया। इसे देखकर शौर्य भी बहुत हंस रहा था।
उसकी सिस्टम वैसे तो बहुत बकवास भी करती है, पर शौर्य के ऑर्डर के वजह से वह चुप रहती थी, मगर आज उसे परेशान करने का तरीका शौर्य को मालूम पड़ गया था। सारी तैयारियां होने के बाद शौर्य साधना करने बैठ गया। इस बार शौर्य अगले स्तर पर एक ही बार में पहुंचना चाहता था। साधना के लिए शौर्य ने पद्मासन लगा दिया और ध्यान मुद्रा को धारण करके मंत्र जाप शुरू कर दिया। शौर्य के शरीर के सारे मुख्य चक्र और सूक्ष्म चक्र जागृत थे। शौर्य को अगले पड़ाव में पहुंचने के लिए अब अपने शरीर के मणिपुर चक्र की जगह एक भवसागर तैयार करना पड़ेगा। इस भवसागर में सभी चक्रों की ऊर्जा किसी नदी की तरह बहकर आएगी और एकत्रित होने लगेगी। तभी सिस्टम की आवाज आए, होस्ट आले पड़ाव की साधना शुरू करने से पहले तुम्हें भवसागर संरचना गोली खा लेनी चाहिए और तुम्हारे चक्रों की संख्या के हिसाब से तुम्हें 3 गोलियां खानी चाहिए। इन गोलियों की वजह से तुम्हारे भवसागर की रचना अधिक तेजी से होगी। शौर्य ने तुरंत अपनी इन्वेंटरी से भवसागर संरचना गोलियां निकाली और एक साथ मुंह में डाल ली। गोलियां उसके शरीर में जाते ही गायब हो गई और उसके मणिपुर चक्र में अचानक हलचल होने लगी। पहले यहां पर सिर्फ मणिपुर चक्र था, लेकिन अब उसके आसपास एक धुंध जैसी सफेद एनर्जी बहने लगी। देखते ही देखते उस धुंध का संघनन होना शुरू हुआ और वह एक तरल में बदलने लगी। उसके साथ शौर्य के शरीर में एक दर्द की सिहरन दौड़ गई। इस वक्त उसके बाकी के चक्र अपनी ऊर्जा मणिपुर चक्र की ओर भेज रहे थे। धीरे धीरे भवसागर का निर्माण होने लगा। भवसागर में शौर्य की आध्यात्मिक ऊर्जा और कुंडलिनी ऊर्जा मिलने लगी और एक समुद्र जैसे विशाल तरल से भरे सागर का निर्माण हो गया। अब अगला कदम था इस सागर में ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाना और उसे घन रूप दे देना। उसके लिए शौर्य को इस ऊर्जा को एक भवंडर की तरह अपने भवसागर में कंट्रोल करके घूमना था। शौर्य ने भी बिना देरी किए उसे घूमना चालू किया। देखते ही देखते एक बड़ा सा भवंडर उसके भवसागर में तैयार होने लगा। शौर्य ने उस भवंडर को नियंत्रित किया और उसे एक जगह किसी गोले की तरह आकर देने लगा। धीरे धीरे शौर्य के भागर में एक सूरज जैसा एक एनर्जी का गोला तैयार हो गया। कुछ ही समय में वह सूरज जैसे दिखने वाला गोला अपनी रफ्तार कम करने लगा और जब वह गया तो ऐसा लगने लगा कोई चीज उसके अंदर जन्म लेने वाली हो। ये देखकर शौर्य खुश हो गया। तभी सिस्टम बोली, होस्ट अपने अपना आत्मलिंग तैयार कर लिया है, लेकिन एक पूर्ण संत स्तर पर पहुंचने के लिए अपने आत्मलिंग को एक हथियार का रूप देना होगा, तभी आप संत स्तर पर पूरी तरह पहुंच जाओगे। जब शौर्य ने ये सुना तो वह अलग अलग हथियारों के बारे में सोचने लगा, लेकिन उसे कोई एक हथियार चुनने में बड़ी तकलीफ होने लगी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने अपने आत्मलिंग को एक गोले के आकार में रखा और विभिन्न हथियारों का आकार उनमें बनाने लगा। उसका आत्मलिंग भी उसकी इच्छा के अनुसार अलग अलग हथियारों में बदलने लगा। सिस्टम को ये बड़ा अजीब लगा। उसने अपने जीवन में पहली बार ऐसा आत्मलिंग देखा था जो किसी भी शस्त्र का आकार ले सकता था। आत्मलिंग का आकार अनिश्चित छोड़कर शौर्य अपने आत्मलिंग को अपने शरीर से बाहर निकाला और उसे अलग हथियारों में बदलने लगा। तभी सिस्टम बोली, होस्ट अपने संत स्तर हासिल कर लिया है। अब आपके पास अपना एक आत्मलिंग है जो किसी भी हथियार में बदल सकता है। ऐसा इससे पहले सिर्फ भैरव देवता ही कर पाए थे, जो कि सिस्टम को मालूम नहीं था। शौर्य ने फिर अपनाकर से कॉस्मिक लिक्विड को निकाला तो देखा अभी भी उसमें बहुत सारा लिक्विड बचा था। शौर्य उस लिक्विड को 300 मिली के मात्रा में पी लिया। इस वक्त उसके पास अब सिर्फ आधा लीटर लिक्विड बचा था। जैसे ही वह लिक्विड उसके शरीर में चला गया, उसकी ऊर्जा भी शौर्य के भवसागर में खींच ली गई और कुछ ही समय में उस लिक्विड की एनर्जी भी उसके आत्मलिंग के साथ मिलने लगी। इस एनर्जी के मिलते ही उसका आत्मलिंग अधिक मजबूत और बड़ा लगने लगा था। शौर्य की आत्मा जो उसके सोल स्पेस में थी वह भी इस लिक्विड में भीग चुकी थी और वह अधिक मजबूत और ठोस बन चुकी थी। इस बार इस लिक्विड ने शौर्य के अंदरूनी अंग तथा उसकी आत्मा और उसके आत्मलिंग को बेहद मजबूत कर दिया था। ये वाली बात तो सिस्टम को भी मालूम नहीं थी। इस बार जब शौर्य ने अपनी आंखें खोली तो उसकी शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि उसके आंख खुलते ही एक तूफान उस कमरे में उठ गया। जब शौर्य अपनी जगह से खड़ा हुआ तो उसकी बदन से आवाज होने लगी, जैसे कोई मशीन कई सालों बाद शुरू हो चुकी हो। जब उसने अपना कदम बढ़ाकर जमीन पर रखा तो उसका पूरा पैर जमीन में धंस गया। जब शौर्य ने यह देखा तो उसने अपने पैर को ऊपर खींचने के लिए जोर लगा दिया तो उसका पैर दुगनी रफ्तार से बाहर आया और झटके से शौर्य को पीछे उड़ा दिया। शक्ति का ऐसा बिगड़ा हुआ संतुलन देखकर सिस्टम ने सिर पीट लिया और बोली, अबे होस्ट के बच्चे, ऐसी बच्चों जैसी हरकतें करना बंद कर और पहले अपनी बढ़ी हुई शक्तियों को कंट्रोल कर फिर यहाँ वहां कूदना। ये सुनकर शौर्य के ओंठ हिल गए, मानो उसे गुस्सा और शर्म दोनों आ रही हो। फिर उसने एक गहरी सांस ली और अपनी शक्तियां को कंट्रोल करके जमीन पर धीरे से खड़ा हो गया।
जब शौर्य बड़ी मशक्कत करने के बाद अपने आप को नॉर्मल करके बाहर आया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि उसका डायमेंशन जो पहले एक छोटे शहर जितना था आज एक पूरे जिले जितना बड़ा हो गया है। वह कई नए पहाड़, पेड़ और कुछ छोटे छोटे जानवर अब देख सकता था। जब उसकी नज़र माया पर पड़ी तो उसने देखा कि माया अधिक सुंदर बन गई है और उसकी शक्तियां और बढ़ गई है। तभी उसकी नज़र लड़कियों पर पड़ी जो पहले से अधिक ताकतवर लग रही थी। वे सब इस वक्त अनाहत चक्र के मध्य पहुंच गई थी। ये देखकर शौर्य माया को सवालिया नजरों से देखने लगा तो माया बोली, स्वामी ये सब आपकी शक्तियां बढ़ने के कारण हुआ है। जब अपने संत स्तर में कदम रखा तो एक आध्यात्मिक ऊर्जा की लहर पैदा हुई जिसमें इन लोगों ने भी साधना की तो इनकी शक्तियां बढ़ गई है। साथ ही इस डायमेंशन का विस्तार भी बढ़ गया है। कुछ नए छोटे जानवर अब जंगलों में घूम रहे हैं। साथ ही साथ कुछ और दुर्लभ पेड़ भी नजर आ रहे हैं। तभी चित्रांगदा बोली, लगता है इस डायमेंशन का स्वामी जितना ताकतवर होगा उतना ही ये डिमेंसी बढ़ते जाएगा। तभी माया ने उसकी बात पर सिर हिलाकर सहमति जताई। तभी शौर्य अचानक बोला, वो सब तो ठीक है लेकिन मुझे अंदर जाकर कितना समय हुआ है। जब सब ने ये सुना तो उनके चेहरे अचानक बदल गए और माया ने सीरियस होकर कहा, स्वामी आपको अंदर जाकर लगभग 3 माह हो गए हैं। बाहर के हिसाब से लगभग 15 दिन। जब शौर्य ने ये सुना तो वह हैरान हो गया, फिर कुछ समझकर उसने अपना सिर हिला दिया और बोला, कोई बात नहीं, अब हमें बाहर जाना होगा वरना बहुत अधिक देर हो जाएगी। इतना कहकर शौर्य चित्रांगदा के साथ गायब हो गया। जब शौर्य बाहर आया तो वह अग्निहोत्री मैंशन के बाहर खड़ा था। हमेशा लोगों से भरा हुआ अग्निहोत्री मैंशन आज एकदम शांत लगवा था। तभी शौर्य के कानों पर अंदर से आवाज पड़ी, देखो सिया, मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूं कि तुम आज मेरे साथ चल रही हो वरना तुम्हारे परिवार के एक भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी सिया की आवाज आई, शुभम इतना भी मत उछलो कि जब मेरा भाई वापस आएगा तो उसके सामने तुम्हें नॉर्मल मौत भी नसीब न हो। तुम्हारा भगोड़ा भाई तो भाग गया है, ऊपर से तुम्हारे बाप को अब जेल में डाल दिया गया है और तुम्हारी माँ भी सस्पेंड हो चुकी है। अब तुम्हें मेरे साथ चलने से कोई नहीं रोक सकता। तभी सिया ने अपनी मुठ्ठियां कस ली और गुस्से से बोली, तो फिर यही सही, तुम मुझे लेकर जाना चाहते हो न, चलो आओ जरा मैं भी देखूं कि तुम में कितना दम है। इतना कहकर सिया ने एक स्टेन्स लिया और उसने उछलकर शुभम पर वार कर दिया, लेकिन उसका वार शुभम को छू भी पाता तभी एक काले कपड़े पहने हुआ शुभम का बॉडीगार्ड अचानक बीच में आ गया। उसने सिया का पैर जाखड़ रखा था। सिया झटपटाए लेकिन अपना पैर छुड़ा नहीं पाए। तभी उस बॉडीगार्ड की चीख निकली और उसका सीना 2 हिस्सों में बट गया। उसके सीने में एक बड़ा सा छेद था और छेद के उस पार सिया को शौर्य का चेहरा दिखा। सिया तुरंत दौड़कर शौर्य के गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। शौर्य ने उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे चुप कर दिया और बोला, ये बंदर घर में कहाँ से आया है। ये सुनकर सिया बोली, भाई ये मुझे जबरदस्ती के जाने आया है। अच्छा लगता है द्वारका में अग्निहोत्री परिवार की पावर खत्म हो गई है। चलो कोई बात नहीं, शौर्य की पावर तो खत्म नहीं हुई है ना। इतना कहकर शौर्य ने शुभम को देखा और बोला, देख भाई, तू मेरे घर आया ठीक है, लेकिन तूने मेरे बहन पर नजर डाली, ये गलत बात है। अब गलत बात की सजा तो मिलती है ना, तो अब अपनी सजा कबूल कर लो। इतना कहकर शौर्य ने शुभम के हाथ और पैर दोनों सिर्फ अपने एक उंगली के इशारे से तोड़ दिए। उसके बाद शौर्य ने शुभम के बॉडीगार्ड्स को जान से मार दिया। सबको मारने के बाद शौर्य ने शुभम जो जिंदा था उसे और उसके बॉडीगार्ड्स को अग्निहोत्री मैंशन के गेट पर टांग दिया और नीचे लिखा, यहां आना यानी अपनी मौत को दावत देना है। उसके बाद शौर्य अंदर आया और सोफे पर बैठ गया। उसके सामने सिया थी जो अपनी आंखों से बिना रुके आंसू बहा रही थी। ये देख शौर्य का मत ठनका और बोला, अब आगे कुछ बताओगी या सिर्फ आंसू बनाओगी। ये सुनकर सिया ने एक गहरी सांस ली और बोली, भाई ये सब जतिन सिंघानिया और उसके साथ मिले लोगों ने किया है। उन लोगों ने पापा को झूठे केस में फंसाया और उन्हें अरेस्ट हो गई। मां को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया है क्योंकि उनके एक स्टाफ ने उन पर केस कर दी है। बड़े चाचा को भी इंक्वायरी के लिए सीबीआई वाले पकड़कर ले गए हैं। अभी और विशाल का एक्सीडेंट हुआ है और वो दोनों अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। दादाजी को इस बात का सदमा लगा और उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें जैसे तैसे बचा लिया है। छोटे चाचा का पूरा बिजनेस टैक्स चोरी के मामले में फंस गया है। ओह, तो ये बात है। शौर्य ने एक गहरी सांस ली और सिर हिला दिया। तभी सिया आगे बोली, गीतांजलि शोरूम पर आरोप है कि अपने नकली सामान बेचा है तो उसे भी अंडर इन्वेस्टिगेशन ले लिया है। और गीतांजलि मेडिसिन को भी नकली दवाई बनाने के लिए बंद करने के ऑर्डर्स मिले हैं। उन लोगों ने सरकार से कहकर दवा बनाने की फैक्ट्री को खोलने की मांग की है, लेकिन अभी तक कशिश ने इस बात पर सहमति नहीं दी है।
तभी शौर्य बोला, लगता है कुछ लोगों से पहले मुलाकात करनी पड़ेगी। तभी सिया आगे बोली, विराज भाई को और ऋषिका दीदी को एक मिशन पर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भेजा है। ये सुनकर शौर्य का गुस्सा धीरे धीरे बाहर आने लगा, गर्मी राखी चीजें कांपने लगी। तभी शौर्य ने खुद को कंट्रोल किया और बोला, सब एकदम सही हो जाएगा, चलो मेरे साथ। इतना कहकर शौर्य सिया को लेकर अस्पताल पहुंचा। उसने सबसे पहले दादाजी को जीवन रक्षा गोली देकर उन्हें ठीक किया और आगे से ऐसी कोई घटना न हो इसलिए उन्हें पानी में कॉस्मिक लिक्विड की बूंद डालकर पिला दी। शौर्य फिर उनके पेट पर हाथ रखकर उनके शरीर में उस लिक्विड को घुला दिया। आधे घंटे बाद दादाजी एकदम तंदुरुस्त होकर खड़े हो गए। शौर्य ने इसके बाद अभी और विशाल को भी ठीक कर दिया। उन दोनों को फिर उसने दादाजी के साथ घर भेज दिया। फिर उसने सिया के हाथ में डेथ गॉड का बोक दिया और उसने एक ऑर्डर डेथ गॉड को दी और सिया को भी घर भेज दिया। इसके बाद शौर्य ने अपना फोन निकाला और उसे पहले चार्ज किया। फोन की बैटरी चार्ज हो ही रही थी कि शौर्य ने उसे चार्जर के साथ ही चीफ को फोन लगा दिया। चीफ ने भी तुरंत फोन उठा लिया, लेकिन उनके कुछ बोलने से पहले शौर्य बोला, कौन है इसके पीछे। शौर्य की आवाज सुनकर चीफ को लगभग दिल का दौरा पड़ गया और सांस लेते हुए बोले, शौर्य ये सब सिंघानिया और उसके साले जो कि केंद्रीय मंत्री है उन दोनों ने किया है। उसके साले की बाकी लोगों के साथ अच्छी जान पहचान है, तो उसने उसका इस्तेमाल करके सभी लोगों को फंसा दिया और वह अब तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रहा है। ओह तो ये बात है, लगता ही मैंने देश के अंदर का आतंकवाद खत्म करके आप लोगों का काम कर दिया था जो आप लोग अब पॉलिटिशियन के तलवे चाटने लगे हैं। बुड्ढे मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। इसके बाद तू उन पॉलिटिशियन से कहना कि सिर्फ लाशें गिने, क्योंकि मेरा न्याय करने का तरीका बड़ा ही सीधा है। नो इन्वेस्टिगेशन, नो लॉ, नो FIR, डायरेक्ट शूट तो किल। इतना कहकर शौर्य ने फोन रख दिया। इधर शौर्य की बात सुनकर चीफ के हाथ पैर ठंडे हो गए थे। आज उसके एक गलती के वजह से उसने देश के सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड को नाराज कर दिया था। अब शौर्य आगे क्या करने वाला है? क्या सच में शौर्य फिर से कत्लेआम करने वाला है, या फिर इस बार शौर्य चलेगा कोई टेढ़ी चाल? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। एपिसोड 88, शौर्य ऑन द मूव। द्वारिका के मैं हाईवे पर सभी के कानों के पर्दे फाड़ते हुए एक बुगाती वेरॉन तेजी से जा रही थी। इस गाड़ी के अंदर शौर्य बैठा हुआ था और गाड़ी को दौड़ा रहा था। कुछ ही सेकंड्स में गाड़ी उसके शोरूम के बाहर रुकी। गाड़ी से उतरते ही शौर्य तेजी से बड़े बड़े कदमों के साथ अंदर आ गया। उसने चारों तरफ नजरें घुमाई तो उसे अपने एम्प्लॉय एक कोने में खड़े होकर बात करते हुए दिखाई दिए। शौर्य ने एक गहरी सांस ली और बोला, क्या अभी ब्रेक चल रहा है क्या? शौर्य की कड़क आवाज सुनकर सारे एम्प्लॉय दौड़कर अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो गए। जब उन्होंने शौर्य को देखा तो उनके मन में एक उम्मीद दिखाई दी और सब दौड़कर शौर्य के पास आए और एक साथ बोलने लगे, जिस वजह से वहां पर शोर मच गया। शौर्य ने अपने हाथ पर उंगलियां रखी और उन्हें रुकने का इशारा किया। सब लोग रुक गए तो शौर्य बोला, एक एक करके आप लोग शिकायत करना शुरू कर सकते हैं, सभी की बात सुनी जाएगी। तभी जो शिफ्ट सुपरवाइजर था वह बोला, शौर्य सर, हम बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं। कुछ लोग हमारे एंटीक को नकली बताकर हमसे जानबूझकर नुकसान मांग रहे हैं। 2 दिनों पहले तो एक कपल ने यहां आकर बहुत हल्ला मचाया, पर हम कुछ कर पाते हुए लोग हमारी 3 एंटीक उठाकर चले गए। तभी शौर्य बोला, तुम अब बाहर आकर मुझे बताओगे कि क्या हुआ था। तभी डेथ गॉड वहां पर प्रकट हुआ और बोला, मालिक वे लोग बड़े चालाक थे। उन्होंने पहले भाव के लिए बहस की और जैसे ही हमें लगा कि ये लोग कुछ नहीं करेंगे, अचानक वे लोग यहां से वस्तु उठाकर भाग गए। तभी शौर्य बोला, क्या इसकी पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर की गई थी? तभी सुपरवाइजर बोला, जी सर, हमने कंप्लेंट तो की मगर पुलिस ने ये मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया। तभी शौर्य डेथ गॉड की तरफ देखकर बोला, मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूं, मुझे 5 मिनट के अंदर वो दोनों लोग यहां चाहिए। डेथ गॉड तुरंत वहां से गायब हो गया। उसके बाद शौर्य सिमरन के ऑफिस के अंदर सीधा चला आया। उसके सामने सिमरन कुर्सी पर बैठी थी और उसके सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। ये राजीव मौर्य था। ये एक एंटीक का व्यापारी था। राजीव सिमरन को बोल रहा था, देखो मैडम, मैं आपको आपके इन नकली एंटीक के लिए अच्छी कीमत दे रहा हूं, आप तुरंत इसे मान जाए, इससे अच्छी डील आपको कहीं नहीं मिलेगी। तभी उसके पीछे से आवाज आए, अरे मेरे एंटीक को कोई नकली बोलकर खरीदने के मूड में लग रहा है। जब राजीव ने ये आवाज सुनी तो वह समझ गया ये किसकी आवाज थी। वह खड़े होकर बोला, मैंने सही तो कहा कि ये एंटीक सारे के सारे नकली है और इसे खुद ASI चीफ संजय शुक्ला ने वैलिडेट किया है। अच्छा, लेकिन जहां तक मुझे पता है मेरे एंटीक असली है।
और मैं उन्हें असली की कीमत पर ही बेचूंगा, फिर चाहे संजय का बाप भी मुझसे कहे कि ये नकली है तो भी ये बात नहीं बदलेगी। शौर्य ने घमंड भरे लहजे से कहा। ये देखकर राजीव बोला, मैं तो यहाँ तुम्हारे भलाई के लिए आया था, अब तुम्हें इतनी ही खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेने की खुजली है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन इस वक्त राजीव की बात शौर्य को अच्छी नहीं लगी और खच की आवाज के साथ राजीव के पैर के तलवे दो हिस्सों में कट गए। राजीव दर्द में चिल्लाया, लेकिन शौर्य ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और सिमरन से बोला, इसके मुंह में तुम्हारी चुनरी को और ठूस दो। सिमरन ने तुरंत वैसा ही कर दिया। तभी दरवाजे से डेथ गॉड दो लोगों को पकड़कर लेकर अंदर आया। उन दोनों को देखकर शौर्य मुस्कुराते हुए बोला, तो ये वो दो चूहे थे जो उस दिन एंटीक उठाकर भाग गए थे। ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलो आज हम हमारे शोरूम की एडवर्टाइजमेंट करने वाले हैं। इतना कहकर शौर्य उठा और उस लड़की और लड़के को उठाकर बाहर शॉप में ले आया। आते ही उसने डेथ गॉड से कहा, इनके पैर बड़े तेज हैं, एक काम करो, उन्हें घुटने से नीचे निकाल दो और उनके हाथ में दे दो और इनसे पूछो कि हमारे एंटीक का इन्होंने क्या किया है। जब शौर्य ने ये कहा तो उस लड़के और लड़की की हालत खराब हो गई। वो दोनों तो पहले ही डेथ गॉड से डरे हुए थे, अब तो पैर भी काटेंगे, ये सोचकर ही दोनों रोने लगे और बोले, साहब हमें माफ कर दो, हमें ऐसा करने के पैसे मिले थे, हमें शुभम सिंघानिया ने पैसे दिए थे। आपके एंटीक हमारे पास वैसे के वैसे हैं साहब, ये लो आपकी एंटीक वस्तुएं, हमें प्लीज छोड़ दो। सुपरवाइजर ने उन एंटीक को देखा और उनके हाथ से वापस ले लिया। उसके बाद डेथ गॉड ने बिना कुछ कहे सीधा उन दोनों के पैर काट दिए। शॉप के अंदर खून फैल गया, लेकिन शौर्य ने उस पर ध्यान नहीं दिया। शौर्य आराम से एक कोने में बैठा और सिमरन से बोला, उन लोगों को बुलाया जाए जो मेरे एंटीक को नकली बोल रहे हैं, साथ ही उन मीडिया वालों को भी जिन्होंने ये खबर फैलाई है, और हाँ उस एएसआई चीफ को भी जिसने कहे कि मेरे एंटीक नकली है। अगर वो आने से मना कर दे तो उन्हें कहना कि वो आज शाम तक जिंदा नहीं रहेंगे। इतना कहकर शौर्य ने उन दोनों लोगों को देखा और बोला, इन दोनों को गेट पर लटका दो और नीचे लिखना चोरी करने का फल। सिमरन ने शौर्य के कहे मुताबिक उन लोगों को फोन किया और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दे डाली। इस धमकी के वजह से सारे मीडिया वाले गुस्सा हो गए और कुछ ही देर में वहां आ गए। लेकिन जब उन्होंने उन दो चोरों की हालत देखी तो उनका सारा गुस्सा पानी पानी हो गया। शौर्य ने इन मीडिया वालों के लिए एक हॉल खाली कर दिया था। इस हॉल में दीवार से लगकर एक चौड़ा टेबल रखा था और उस पर शौर्य ने वही एंटीक रखे थे जिन्हें मीडिया ने नकली कहा था। उसी टेबल पर एक कार्बन डेटिंग करने वाली मशीन भी रखी थी। शौर्य ने इसे खास मंगाया था। तभी प्रोफेसर शर्मा भी वहां आ पहुंचे, साथ ही शनाया भी आई थी। इनके आने बाद भी शौर्य ने मीटिंग शुरू नहीं की थी, वह आराम से दरवाजे की ओर देख रहा था। तभी एक 55-60 साल का बूढ़ा आदमी दरवाजे से अंदर आया। ये एएसआई चीफ संजय शुक्ला था। उसके आते ही शौर्य के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आई। शौर्य ने संजय को देखकर जोर से कहा, कुछ लोगों का एक पैर कब्र में होता है, फिर भी पैसों के लालच में अंधे होकर अपने मुंह में जो आए बक देते हैं। शौर्य का ताना सुनकर संजय आग बबूला हो गया और बोला, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने तमीज नहीं सिखाई क्या? तभी शौर्य तपाक से बोला, नहीं। उसका जवाब सुनकर सभी मौजूद लोग लगभग गिर पड़े। कोई इतना बेशर्मी के साथ कैसे बोल सकता है? तभी शौर्य आगे बोला, सुन बे बुढ़े, मैंने तेरी रिस्पेक्ट इसलिए नहीं की क्योंकि तू उसके लायक नहीं है। तूने जो मेरे एंटीक शॉप पर आरोप लगाया है, आज मैं उसे झूठा तो साबित करूंगा हो और मैं तुझसे उसका हर्जाना भी भरवाऊंगा। इतना कहकर शौर्य ने उन मीडिया वालों को देखा और कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोला, कहते हैं कि तुम लोग फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हो, लेकिन मुझे तुम लोग राजनेताओं के थर्ड लेग ज्यादा लग रहे हो। वैसे तो मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाने वाला नहीं था, मगर क्या करे, कैमरा तो तुम लोगों के पास है ना। शौर्य की बात सुनकर एक मीडिया वाला बोला, माइंड योर वर्ड्स मिस्टर शौर्य, आप भूल गए हैं कि हम मीडिया वाले हैं। ये सुनकर शौर्य जोर जोर से हंसने लगा और धड़ाम के साथ वह आदमी नीचे गिर गया। उसके सीने में एक छेद था और एक हाशिए जैसी चीज उस छेद से आर पार हो गई थी। उस हाशिए के नोक पर एक धड़कता दिल सभी ने देखा। ये नजारा सबसे भयानक था। इसे देखकर वसरे मीडिया वाले एकदम चुप हो गए। उनके मुंह से कोई शब्द निकला नहीं। तभी शौर्य बोला, देखिए, मुझ जैसा विनम्र आदमी आपको पूरे दुनिया में नहीं मिलेगा, लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम है। मैं जब तक विनम्र हूं तब तक आप सब लोग सुरक्षित है, लेकिन क्या है न कि आप लोग हरकतें ही ऐसी करते हो कि मेरी विनम्रता भंग हो जाती है और लाशें बिछनी शुरू हो जाती है। अब मुझे लगता है कि इस घटना के बाद कोई मुझे टोकेगा नहीं। धन्यवाद। शौर्य ने इतना कहा और सीधा संजय को कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए स्टेज पर लेकर आया।
उसे टेबल के सामने लाया और बोला, तो बुड्ढे तूने इस चीज को नकली कहा था, अब साफ साफ बता कि ये नकली क्यों है, तो मैं तुझे बताऊंगा कि ये असली क्यों है। संजय ने ये सुना तो उसने उस वस्तु को ध्यान से देखा और बोला, ये चीज नकली न नहीं है। शौर्य बोला, क्या कहा तुमने? ये चीज असली है। तभी शौर्य बोला, फिर अपने इसे नकली क्यों बोला था? उस दिन मैं इस चीज को ध्यान से नहीं देख पाया तो मैंने गलती से इसे नकली बोल दिया। फिर शौर्य ने बाकी चीजें एक एक करके दिखाए और उन्हें भी असली साबित करवाया। फिर शौर्य बोला, वैसे मीडिया को किसी के कहने से थोड़ी ही यकीन आता है, तो चलिए इसकी कार्बन डेटिंग करते हैं। इतना कहकर शौर्य ने हर वस्तु को एक एक करके मशीन में डाल दिया और उसकी उम्र चेक करने लगा। सभी की सभी वस्तुएं 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी निकली। फिर शौर्य मीडिया की तरफ देखकर बोला, मुझे यकीन है कि मैंने जो किया है वह सब लोगों ने लाइव देख लिया होगा। अगर अभी भी किसी को मेरे एंटीक पर शक है वे लोग सीधा यहां आकर मुझे चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास सबूत पक्के होने चाहिए, क्योंकि मुझे चैलेंज देकर हार गए तो अपना एक हाथ और पैर गंवा दोगे। शौर्य ने ये सब कैमरे पर देखकर कहा था और पूरा देश इसे देख रहा था। आज पूरे देश ने ये देखा था कि इतने बूढ़े संजय शुक्ला को शौर्य कैसे किसी कुत्ते की तरह घसीटकर लेकर आया और उससे सच निकलवाया। ऐसे इंसान से चैलेंज करना और अपने हाथ पैर तुड़वा लेना किसी को मंजूर नहीं था। पूरे देश में आज फिर से गीतांजलि एंटीक को मिली क्लीन चिट की चर्चा होने लगी। तभी मीडिया में से एक लड़की खड़ी हुई और बोली, मिस्टर शौर्य, क्या आप मानते हैं कि आपके मेडिसिन में भी कोई खराबी है? ये सुनकर शौर्य कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोला, मैं कभी से इसी सवाल का इंतजार कर रहा था। तो देवियों और सज्जनों, आज की ताज़ा खबर यह है कि गीतांजलि मेडिसिन अब से किसी को अपनी दवाएं खैरात में नहीं देगी। आज के बाद हमारे एक बोतल की कीमत 2 लाख रुपए होगी। और हाँ, जिन्हें लगता है कि हमारी दवाई नकली है वे लोग कृपया इसे ना खरीदें। और जिन्हें इसकी जरूरत है वे लोग इसके 2 लाख प्रति बोतल देंगे। और हाँ, फिर से और गौर से सुनिए, आज के बाद हम जो सरकार को हर हफ्ते 1000 बोतल मुफ्त की दवाएं दे रहे थे वह बंद हो चुका है। तभी एक मीडिया वाला बोला, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इससे कई गरीब लोगों का नुकसान हो सकता है। तभी शौर्य बोला, ये तो आप लोगों को सोचना चाहिए था ना, मेरी मेडिसिन को नकली कहने से पहले अब इसकी सजा सरकार भुगतेगी, क्योंकि आज तक मुफ्त में दवाएं ली और जब मैं यहाँ नहीं था तो मेरे ही दवाई पर ऐसा घिनौना आरोप लगाया। क्या उस वक्त सरकार का एक कुत्ता भी आगे आकर नहीं भौंक सकता था क्या कि ये दवाई नकली नहीं है? अगर तुमसे ये नहीं होता है तो मुझसे भी ये नहीं होता है। इतना कहकर शौर्य ने प्रेस मीटिंग खत्म कर दी। डेथ गॉड ने उस आदमी की लाश को भी निगल लिया था। अब शौर्य ने अपने शोरूम को बचाया और साथ ही मेडिसिन को भी ऐलान करके बचा लिया। इसके बाद शौर्य सीधे कंपनी के मेन ऑफिस पहुंचा, जहांपुर कशिश उसका इंतजार कर रही थी। कशिश ने भी ये ऐलान टीवी पर देखा था। जब शौर्य वहां पहुंचा तो वह बोली, बॉस, हमने सरकार की सप्लाई रोक दी है तो क्या आर्मी की भी सप्लाई रोकी जाएगी? शौर्य ये सुनकर कशिश को देखकर बोला, हाँ, और मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी कम दिमाग की हो। तुम्हें भी पता था कि ये इन लोगों ने जानबूझकर किया है, तो उसी दिन सप्लाई तुमने रोकी क्यों नहीं? क्या हमने खैरात बांटने का कोई ठेका ले रखा है क्या? ये सुनकर कशिश के आंखों में आंसू आ गए और उसने तुरंत फोन निकालकर जनरल पांडे को कहा, आज से आपके आर्मी को एक भी मुफ्त की बोतल नहीं मिलेगी। अगर आपको दवा चाहिए तो 2 लाख रुपए एक बोतल के हिसाब से पैसे दो और लेकर जाओ। पांडे जी आगे कुछ बोल पाते उससे पहले फोन कट गया। दूसरी तरफ पांडे जी के सामने बाकी के सारे कमांडिंग जनरल बैठे थे और साथ ही चीफ भी उनके साथ ही थे। उन सब के चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें भी ये अच्छे से पता था कि उन्होंने शौर्य के अनुपस्थिति में उसके परिवार और बिजनेस का साथ न देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और इसकी सजा पूरी आर्मी और सरकार भुगतने वाली है। चीफ एक गहरी सांस लेकर बोला, तुम लोगों ने उसकी ताकत देखी नहीं है। अगर वह चाहे तो हमारे पूरे देश को एक पल में खत्म कर सकता है और हमारे हथियार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुमने उसे मौत का नाच करते हुए देखा नहीं, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है। वह इतना खतरनाक है कि खुद को खतरनाक कहने वाले लोग भी उसके सामने बच्चे नजर आएंगे। इस बार शौर्य खून की नदियां बहाएगा और इसके जिम्मेदार हम सब लोग हैं। हमें मालूम होकर भी हमने उसे हल्के में लिया। चीफ एज कुछ बोलने वाले थे, तभी उन्हें हेडक्वार्टर की खिड़की पर एक परछाई दिखाई दी। अगले ही पल खिड़की की कांच तोड़कर वह परछाई उनके ऑफिस के अंदर आ गई। जब सबने इसे ध्यान से देखा तो वह शौर्य था। शौर्य का चेहरा इस बार हंसमुख बिल्कुल नहीं था। शौर्य इस वक्त हवा में अपनी तलवार पर चौड़ों पर बैठा था और उन्हें देख रहा था। तभी चीफ बोले, ये क्या तरीका है शौर्य? तुम ऐसे अंदर नहीं आ सकते।
उनकी बात खत्म हुई ही थी कि सभी लोगों के ऊपर एक भयंकर प्रेशर पड़ने लगा। सारे जनरल्स अपनी जगह जम गए। तभी शौर्य की आवाज उनके कानों में गूंजी, मैं तुम लोगों को एक मौका देता हूं, मुझे आज रात के 12 बजे से पहले मेरे परिवार पर लगे सारे आरोप खारिज होने चाहिए, साथ ही साथ उन पर लगे सारे आरोप जिन्होंने लगाए हैं वे सब लोग मुझे मेरे घर पर 12 बजे से पहले चाहिए। अगर तुमने ये किया तो मैं कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगा जिससे देश की सुरक्षा को देखा हो, लेकिन अगर आप लोगों ने ये नहीं किया तो फिर पूरा देश कल सिर्फ मौत देखेगा, सिर्फ मौत। इतना कहकर शौर्य वहां से मुड़ा और उड़कर वापस खिड़की से बाहर चला गया। सभी जनरल्स अपनी जगह पर से उठ नहीं पा रहे थे। उनके चेहरे का डर अब एक बुरे सपने में बदल गया था। उन्हें अब ये सोचकर ही डर लगने लगा था कि कुछ मिनट पहले जो द्वारिका में था वह अगले ही पल दिल्ली में उनके हेडक्वार्टर के अंदर पहुंच गया था। अब क्या करेगी आर्मी? क्या शौर्य अपने परिवार के लोगों को इंसाफ दिलवा पाएगा? क्या आर्मी शौर्य का कहना मानेगी या फिर मोल लेगी शौर्य के साथ दुश्मनी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। एपिसोड 89 ये कैसा न्याय है? जब शौर्य वापस अपने घर पर लौटा तो देखा स्या, दीनानाथ और विशाल बाहर सोफे पर बैठे थे। सभी नौकर अंदर बाहर कर रहे थे। साथ ही अग्निहोत्री मेंशन के गेट पर लटकी बॉडीगार्ड की लाशें और शुभम की चीखें सभी का ध्यान आकर्षित कर रही थी। मगर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वे जाकर इसकी शिकायत करे। तभी एक ट्रैवलिंग स्ट्रीमर ने ये देखा तो उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। उसके ऐसा करते ही गुजरात राज्य सरकार को भी इस पर एक्शन लेनी पड़ी, लेकिन जब रेहान के पास ये बात पहुंची तो उसने इस पर एक्शन लेने से साफ इनकार कर दिया। शौर्य जब अंदर आया तो उसने सभी को ध्यान से देखा तो पाया कि दीनानाथ अभी भी चिंता में बैठे थे। इसे देखकर शौर्य को बहुत बुरा लगा। शौर्य ने गहरी आवाज में कहा, आज रात 12 बजे से पहले घर के सारे लोग घर पर सुरक्षित वापस आ जाएंगे। अगर वे वापस नहीं आए तो कल पूरे देश में लाशों का ढेर लगेगा। शौर्य की बात से दीनानाथ को एक सपोर्ट मिला और वह निश्चिंत हो गए। दूसरी तरफ सिंघानिया अपने बेटे के कटे हाथ पैर और उसकी चीखें टीवी पर सुनकर बौखला उठा। वह हर किसी को फोन करके मदद मांग रहा था, लेकिन जब उन लोगों को पता चल रहा था कि शौर्य वापस आया है तो वे लोग अपना फोन काट रहे थे। इस वक्त सिंघानिया किसी भी डिपार्टमेंट की मदद लेने में असफल था। सीबीआई जिसने सिंघानिया के इशारे पर शौर्य के परिवार को टारगेट किया था, उन्होंने भी हाथ ऊपर कर दिए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी इस बात पर चुप रही। पुलिस वालों ने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे। इन सब के पीछे इस वक्त रॉ चीफ का हाथ था। उन्होंने सभी डिपार्टमेंट को सख्त ऑर्डर देकर सारे केसेस को खारिज करने कह दिया था और इन सब के पीछे जो लोग थे उन्हें पकड़कर लाने के लिए कहा गया था। शाम को ठीक 8 बजे आर्मी की कई टुकड़ियों पूरे देश भर में सक्रिय हो गई और उन्होंने जगह जगह से गीतांजलि मेडिसिन और अग्निहोत्री परिवार के खिलाफ साजिश करने वालों को उठा लिया। दिल्ली के राजपथ पर एक गाड़ियों का कन्वॉय निकल रहा था। अचानक पूरा कन्वॉय रुक गया और ऑन ड्यूटी एनएसजी ऑफिसर एक मुख्य सफेद रंग के गाड़ी के पास गया और बोला, साहब हमें ऊपर से ऑर्डर मिले हैं कि आपको गिरफ्तार करके तुरंत आर्मी हेडक्वार्टर ले जाया जाए। इतना कहकर उस गार्ड ने बंदूक तान दी। बंदूक की नोक पर मंत्री जी को भी उठा लिया गया। ये थे सिंघानिया के साले साहब मिस्टर राकेश ओबरॉय। ये एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री थे। मगर कहा जाता है कि ये पावर में हो या न हो, लेकिन दोनों जगहों पर इनकी चलती बहुत है। कुछ देर बाद सिंघानिया के घर पर भी आर्मी वाले पहुंच गए। उन्होंने उसे भी आज उठा लिया और हेडक्वार्टर लेकर आ गए। धीरे धीरे आर्मी हेडक्वार्टर पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी और उनकी गिनती 40 से भी ज्यादा हो गई। ये सभी लोग शौर्य के परिवार और उसके कंपनी के खिलाफ की साजिश में शामिल थे। इनमें से हर कोई बड़े बड़े पोजीशन पर था। इसमें सीबीआई चीफ और सैबी चीफ भी शामिल थे। तभी रॉ चीफ उन सबके सामने आए और बोले, आप सभी का आर्मी हेडक्वार्टर में स्वागत है। आप लोगों को पता होगा कि मैंने आप लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है। अगर नहीं पता तो बता दूं कि पिछले 1 महीने से गीतांजलि मेडिसिन हमारे आर्मी को हर हफ्ते 1000 बोतल दवा मुफ्त में दे रही थी। साथ ही साथ कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक करने के लिए ये कंपनी सरकार को भी मुफ्त में ये दवा दे रही थी। लेकिन आप लोगों के वजह से आज शौर्य ने सरकार और आर्मी के साथ किए सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। उसने कहा है कि अगर आज रात 12 बजे से पहले भारत की आर्मी सभी गुनगुना को अग्निहोत्री मेंशन के सामने नहीं लेकर आती है तो कल इस देश में सिर्फ लाशें बिछेगी और मुझसे ज्यादा अच्छे से कोई नहीं जानता कि शौर्य ये कर सकता है या नहीं। तो कृपया हमें सहयोग करे और अपनी मूर्खता की सजा पूरे देश को न दे। इतना कहकर चीफ ने इन ले जाने का इशारा किया और कुछ सैनिक आकर उन्हें एक कार्गो प्लेन में भेड़ बकरियों की तरह भरकर ले गए। दूसरी तरफ अग्निहोत्री मेंशन में रागिनी और राकेश आज दिन भर सभी लोगों के हाथ पैर पकड़कर लौट आए थे।
जब वे घर पहुंचे तो उन्होंने गेट पर लटकाई लड़ी देखी और उसके नीचे लिखे अक्षर पढ़े। तभी उन्होंने किसी के कहने की आवाज सुनी तो देखा कि उन लाशों के बीच शुभम सिंघानिया लटका हुआ था। ये देखकर दोनों के ओंठों पर मुस्कान आए और वे दोनों तुरंत घर के अंदर आ गए। इस वक्त शौर्य की दोनों चाचियां अभि और विशाल, दीनानाथ और सिया सब लोग मेन हॉल में बैठे थे। ये देख रागिनी ने अपनी नजरें दौड़ाई तो उसे शौर्य के कमरे की लाइट जाली हुए दिखी। वह दौड़कर सिया के पास गई और बोली, क्या शौर्य लौट आया है? सिया ने खुशी से अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। ये सुनकर रागिनी भी खुशी के आंसू बहाने लगी। तभी सिया ने उन्हें सारी बात बताई और उन्हें 12 बजे तक का इंतजार करने के लिए कहा। तभी एक नौकर बाहर से दौड़कर आया और बोला, बड़े मालिक दुष्यंत साहब और श्रीकांत साहब दोनों लौट आए हैं। तभी घर के सारे लोग बाहर की ओर चले गए। उनके सामने दुष्यंत और श्रीकांत अपने सारे कपड़ों में खड़े थे। उन दोनों के चेहरों पर कुछ चोटों के निशान भी थे, लेकिन वे दोनों सही सलामत थे। सभी ने एक राहत की सांस ली और उन्हें अंदर ले गए। आते ही उन्होंने सारी दिन भर घाटी घटनाओं के बारे में उन दोनों को भी बता दिया। रात के 11 बजे के आसपास द्वारिका एयरपोर्ट पर एक आर्मी कार्गो प्लेन उतरा। उस प्लेन से उन सभी लोगों को आर्मी वालों ने भेड़ बकरियों की तरह निकाला और एक बड़े टेम्पो में भरकर उन्हें सीधा अग्निहोत्री मैंशन लेकर चले गए। इस समय ट्रैफिक भी बहुत कम हो चुका था, मगर रेहान से कहकर चीफ ने सारे रास्ते खाली करवा दिए थे। अगले 15 मिनट के अंदर आर्मी वाले उन लोगों को लेकर अग्निहोत्री मैंशन के सामने रुक गए थे। जब कुछ बड़ी गाड़ियां और 2 टैंप अग्निहोत्री मैंशन के सामने रुके, एक बड़ी दफ्तर बंद कार के अंदर से आर्मी के बड़े अधिकारी और चीफ उतर गए और बाहर आए। उन्होंने आदेश देकर सभी दोषी लोगों को अग्निहोत्री मैंशन के सामने उतार दिया। तभी अंदर से अग्निहोत्री परिवार के लोग एक एक करके बाहर आ गए। उनके सामने वे सारे गुनहगार लोग खड़े थे जिन्होंने बीते दिनों में इन लोगों को परेशान किया था। तभी सिया ने शौर्य को आवाज लगाकर बाहर बुला लिया। इस वक्त शौर्य उबासी लेते हुए बड़ी बेफिक्री के साथ बाहर आया। शौर्य को देखकर सभी आर्मी वाले सख्ते में आ गए और सारे सैनिकों ने शौर्य को एक साथ जोरदार सैल्यूट किया। सैनिकों के भावनाओं का मान रखते हुए शौर्य ने भी उन्हें एक कड़क सैल्यूट मार दिया और आगे आया। शौर्य को अपने सामने देखकर सभी लोगों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। शौर्य उन लोगों को देखकर हंसते हुए बोला, इसकी तो जरा देखो तो, इन लोगों को साले इतने सारे लोग मेरे खिलाफ की गई साजिश में शामिल हुए थे। ये तो बड़ी नाइंसाफी है। चलो फिर हम इन सब में सबसे बड़े मगरमच्छ से शुरू करते हैं। इतना कहकर अचानक शौर्य जतिन के पास आया। उसने उसे कॉलर से पकड़कर उठाया और बोला, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्त? तुझे तेरे 45% शेयर खोकर अकल नहीं आई थी, लगता है तुझे मेरा असली रूप दिखाना पड़ेगा। इतना कहकर शौर्य ने अपनी उंगली शुभम की ओर की और उसके उंगली से एक रोशनी चमकी और शुभम की आवाज हमेशा के लिए बंद हो गई। शौर्य फिर जतिन को देखते हुए बोला, मैंने उसे इसीलिए जिंदा रखा था ताकि तू उसे अपनी आंखों से मरते हुए देख ले। अब तेरे पास 2 ऑप्शन है, एक तू इन पेपर्स पर साइन कर एक सारी जायदाद मेरे नाम करेगा, और दूसरा ऑप्शन है कि तू मेरे हाथों से मर जाए ताकि तेरी जायदाद तेरी नाजायज बेटी को मिल जाए। शौर्य की बात सुनकर सिंघानिया, जो अपने बेटे की मौत पर फूंट फूंट कर रो रहा था, वह बोला, ये कैसा न्याय है? शौर्य बोला, ये शौर्य का न्याय है। तुमने अपनी गंदी चले चलने से पहले ये सोचा होता तो मैं कुछ नहीं करता, पर तुमने सारी हदें पार कर दी। ये सुनकर सिंघानिया अपने घुटने पर बैठ गया और बोला, मुझे मौत मंजूर है ताकि मेरी सारी जायदाद मेरी बेटी को मिल जाए। उसे मैंने जिंदगी भर कुछ नहीं दिया तो अब मैं उसे मरते वक्त इतना तो दे दूं। इतना कहकर जतिन ने अपनी आंख बंद कर ली। शौर्य ने भी उसकी इच्छा का मान रखते हुए उसका सिर तरबूज की तरह एक ही झटके में फोड़ दिया। पीछे खड़े सभी लोग शौर्य को अब एक शैतान समझने लगे थे जिससे ये लोग सोच समझकर टकराए थे। शौर्य ने फिर अपनी नजर मंत्री की ओर मोड़ दी। मंत्री ने इस वक्त अपनी पेंट गीली कर दी थी। शौर्य उसे मुस्कुराकर बोला, आपके जीजा तो चले गए, अब आप क्या कहते हैं? तभी चीफ बोले, शौर्य ये आदमी देश का एक कैबिनेट मंत्री है, तुम उसे ऐसे ही मार नहीं सकते। ये सुनकर शौर्य मुस्कुराया और बोला, चीफ जब इसने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके मेरे परिवार को परेशान किया तब आप कहाँ थे? तब आपको ये बात याद नहीं आई कि मैं जब वापस आऊंगा तो पूरे देश को परेशान कर सकता हूं। ये सुनकर चीफ ने अपना सिर झुका लिया। शौर्य ने दूर खड़े रहकर ही अपनी उंगली झटकी और मंत्री का एक हाथ और एक पैर कटकर गिर गया। मंत्री जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी चिंता किसी बलि पर चढ़ने वाले सुअर की तरह थी। शौर्य फिर अगले आदमी की ओर मुड़ा। ये था सीबीआई का चीफ जिसने बिना सबूत बिना गवाह उसके परिवार के लोगों को उठाया था।
उसे देखते हुए शौर्य ने अपना एक आईडी कार्ड निकाला और उसे सीबीआई चीफ के हाथ में रखते हुए बोला, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे और इस डिपार्टमेंट को छोड़ दे। आप इस पोस्ट के लायक नहीं है। आपने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है। इतना कहकर शौर्य आगे बढ़ा और उसने अगले आदमी को देखा, ये भी एक डिपार्टमेंट का चीफ था। उसे देखकर शौर्य बोला, तो क्या मिला इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, क्या मेरे चाचा ने कुछ गड़बड़ की भी है या नहीं? अगर इन्होंने देश का पैसा चुराया है तो आप उन्हें अभी भी सजा दे सकते हैं, पर अगर ये बात खोखली निकली तो आपका हश्र सिंघानी की तरह होगा। ये सुनकर वह बोला, नहीं, हमें इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी नहीं मिला। ये सब हमने सिंघानिया के कहने पर किया था। हम ऐसी गलती फिर कभी नहीं दोहराएंगे। तभी शौर्य बोला, मैं आशा करता हूं कि आप आगे ऐसी गलती नहीं करेंगे। इस वक्त मैं आपको माफ कर रहा हूं। उसके बाद शौर्य हर एक आदमी को मिलता और उसे समझकर छोड़ देता। जब शौर्य सबसे आखिरी इंसान के पास पहुंचा तो देखा कि एक आम आदमी वहां पर था। उसे देखकर शौर्य ने उससे पूछा, तुम शक्ल से तो कोई टेढ़े इंसान नहीं लगते, तो बताओ तुमने क्या कांड किया है? जब उस आदमी ने ये सुना तो वह हड़बड़ाते हुए बोला, साहब, दरअसल बात यह है कि मैं आपकी माँ के साथ उनके ऑफिस में काम करता हूँ। मुझे मंत्री जी ने पैसे देकर आपके माँ के ऊपर गलत आरोप लगाने के लिए कहा और उनका मेरे साथ नाजायज संबंध होने की अफवाह फैलाने के लिए कहा था, और मैंने भी वैसे ही किया, तो मैडम को इस वजह से सस्पेंड कर दिया गया। मैं बहुत गलत था साहब, मुझे माफ कर दो। शौर्य ने ये बात पूरी सुनी तो उसका गुस्सा चौथे आसमान तक पहुंचा। इस वजह से आसपास की हवा एकदम ठंडी हो गई और सभी की धड़कनें तेज हो गई। शौर्य ने उस आदमी की आंखों में देखा और बोला, मैं उस औरत से सबसे ज्यादा नफरत करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह कोई चरित्रहीन औरत है। वह घमंडी है मगर पतिव्रता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे इंसान पर लांछन लगाने की? तुझे इस बात की माफी बिल्कुल नहीं मिलेगी, तुझे सिर्फ सजा मिलेगी। इतना कहकर शौर्य ने उस आदमी को अपनी दोनों हाथों से उठाया और उसे दोनों हाथों से दो टुकड़ों में चीर दिया और एक तरफ फेंक दिया। उसे मारने के बाद शौर्य ने चीफ को देखा और कहा, अगर पूरी दुनिया भी मेरी दुश्मन बन जाती है तो भी मेरे परिवार का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर अगली बार मेरे अनुपस्थिति में मेरे परिवार की तरफ आंख उठाकर देखा तो उसका परिणाम पूरा देश भुगतेगा। मुझे कल की सुबह होने से पहले मेरे परिवार ने जो कुछ भी खोया है वह वापस चाहिए। और हाँ, एक बात याद रखना कि मैं देश के लिए अगर बिना बोले भी सब कुछ करता हूं तो मेरे रास्ते में आने वाले को खत्म करने का काम आपका होगा। मुझे कल सुबह तक विराज और इशिका सही सलामत मेरे घर पर चाहिए। अब आप इन लोगों को यहां से लेकर जा सकते हैं। कल से मैं फिर से आर्मी को दवा दे दूंगा मगर सरकारी अस्पतालों का सप्लाई बंद रहेगा। शौर्य ने सभी सेना के उच्चाधिकारियों को देखकर अपना फैसला सुना दिया था। शौर्य ने नौकरों को कहकर सारी लाशें गेट से उतार दी और उन्हें आर्मी वालों को सौंप दिया। जब बाहर का काम निपटाकर शौर्य अंदर आया तो वह सभी को देखकर बोला, आज के बाद अगर कोई इस परिवार को परेशान करे तो उसे सीधा नर्क का रास्ता दिखा दो, बाकी जो होगा वह मैं देख लूंगा। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर तुम्हारी गलती होगी तो मैं तुम्हें भी सजा दे सकता हूं। इतना कहकर शौर्य अपने कमरे में चला गया। बाहर शौर्य के द्वारिका में आने की खबर हर तरफ फैल गई थी, लेकिन अभी तक आर्या ने शौर्य को कॉल नहीं किया था। ये सोचकर शौर्य को अजीब लगा और उसने अपना फोन निकलकर सीधे मोहित दादाजी को कॉल किया। दूसरी तरफ से मोहित दादाजी की थकी हुई आवाज आए और बोले, शौर्य बेटा, तुम्हें वापस आया हुआ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर आर्या बेटी के साथ कुछ भी ठीक नहीं है। वह अचानक बदला बदला सा व्यवहार करने लगी है। आजकल वह सुबह से शाम तक कुछ पुरानी चीजें ढूंढते रहती है और अजीब अजीब मंत्र बोलकर कुछ चीजों को हवा में उठा लेती है। बेटा, वह हम सबको भूल चुकी है। अगर कुछ पूछा तो वह हमेशा गुस्से से हमें देखती है। कल तो उसने उसकी मां पर हाथ उठा दिया था। पता नहीं उसके साथ ये क्या हो गया है। तुम कल सुबह जल्दी आकर उससे मिलो और उसे कुछ समझाओ। मोहित दादाजी शौर्य को बोलने का मौका दिए बिना खुद ही बोले जा रहे थे। उनकी पूरी बात सुनकर शौर्य बोला, दादाजी आप चिंता न करें, मैं कल जल्दी आ जाऊंगा और उसके साथ बात करूंगा। अब आगे क्या होगा? ऐसा क्या हुआ है आर्या के साथ? क्या ये किसी अशुभ घटना की ओर इशारा कर? एपिसोड 90 समरलोक की सुगंधा। आज रात मैं पूरी तरह अपनी साधना को प्राप्त कर लूंगी। बस एक बार मैं अपने अनाहत चक्र तक पहुंच गई तो मैं इस शरीर पर हमेशा के लिए कब्जा कर लूंगी। उसके बाद मैं समरलोक वापस जाऊंगी। तभी कमरे का दरवाजा खटखटाने की आवाज आए। नौकरानी बोली, छोटी मालकिन आपसे मिलने शौर्य साहब आए हैं। वे आपका नीचे इंतजार कर रहे हैं। तभी वह लड़की चिढ़ते हुए बोली, मैं समझ गई, मैं कुछ ही देर में नीचे आ रही हूँ।
तुम अब जा सकती हो। इतना कहकर वह लड़की उठकर खड़ी हो गई और खुद को आईने में देखते हुए बोली, ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है, पता नहीं इसके सपनों का राजकुमार कौन है। मैं अब इसकी एक्टिंग करके बहुत परेशान हो गई हूँ। आज रात के बाद ये शरीर पूरी तरह से मेरा हो जाएगा। ये बोलकर वह लड़की घूम गई और रूम से बाहर आ गई। ये लड़की कोई और नहीं हमारी आर्या थी। जब आर्या नीचे पहुंची उसने शौर्य को देखा और वह अपने जगह पर जम सी गई। उसकी आंखें शौर्य के चेहरे से हटी नहीं रही थी। वह शौर्य को सीढ़ियों पर खड़े होकर सिर्फ देख रही थी। तभी उसे मोहित दादाजी की आवाज सुनाई दी, आर्या देखो तुमसे मिलने तुम्हारा होने वाला पति आया है और तुम अभी भी सीढ़ियों पर क्यों खड़ी हो। जब आर्या ने ये सुना तो वह अचानक मुस्कुराते हुए शौर्य की ओर चली आए और उछलकर उसके बाहों में आ गई। जब वह शौर्य के गले मिली तभी अचानक उसे अपने आप पर बहुत बड़ा प्रेशर महसूस हुआ और वह छटपटाने लगी। पर शौर्य की पकड़ बहुत मजबूत थी। शौर्य ने उसकी आंखों में देखा और बोला, आर्या कहाँ है मेरी जान, तुमने तो बहुत ही गलत आदमी के पत्नी के साथ ऐसा करने की सोची है। अब तुम्हें तो मुक्ति मिलकर रहेगी। इतना कहकर शौर्य ने अपने हाथ में एक बोतल ली और कुछ मंत्र बोलने लगा। आर्या जो उसके बाहों में थी वह जोर जोर से चिल्लाने लगी पर वह कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी आर्या के मस्तिष्क से एक धुंधली आकृति बाहर निकली और उस बोतल में समा गई। तभी शौर्य ने झटके से आर्या के हाथ पर बंधा ब्रेसलेट छीनकर निकाल दिया। शौर्य ने जब अपनी हाथ में पकड़ी बोतल को देखा और मुस्कुराते हुए उसे देखा और दादाजी से बोला, दादाजी आर्या अब बिल्कुल ठीक है। अभी अभी मैंने किसी का बड़ा प्लान बिगाड़ दिया है तो उस बड़े काम को अंजाम देने वाले को उसके मेहनत का फल तो देना पड़ेगा। तो मैं अभी यहाँ से जाने की इजाजत चाहूंगा। आर्या कुछ देर बाद होश में आ जाएगी। अगर वह जाग जाए तो उसे कह देना कि मैं आया था मगर अभी माया के घर पर चला गया हूँ। इतना कहकर शौर्य बाहर आया और हवा में गायब हो गया। अगले ही पल शौर्य डायमेंशन के अंदर था और उसने आते ही उस बोतल को खोल दिया तो उसके सामने एक लड़की की धुंधली आकृति प्रकट हुई। उस आकृति ने प्रकट होते ही शौर्य पर हमला करने की कोशिश की मगर वह शौर्य को खरोंच भी मार नहीं पाए। तभी माया वहां पर कुछ लड़कियों के साथ आ पहुंची। उसने आते ही शौर्य को प्रणाम किया, वैसे ही बाकी लड़कियों ने शेर को प्रणाम किया। जब उस धुंधली आकृति ने इतनी सारी लड़कियों को वहां पर देखा तो वह चकरा गई। तभी उसके कानों में शौर्य की आवाज पड़ी, तुम यहाँ पर मेरे आयाम के अंदर खड़ी हो। तुम यहाँ से भाग नहीं सकती। अब तुम मेरे हर एक सवाल का जवाब दो वरना इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। ये सुनकर वह लड़की की आकृति गुस्से से बोली, तुच्छ इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की। मैं अग्निकुल की महारानी सुगंधा हूँ। मेरे सामने बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये सुनकर शौर्य ने अपने एक कान को उंगली से साफ करते हुए कहा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि तुम सुगंधा हो या दुर्गंधा हो। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम आर्या के शरीर में रहकर क्या करने वाली थी। तभी माया जो शांत खड़ी थी वह बोली, स्वामी ये शायद समरलोक से आए हैं और इसने एक निश्चित तकनीक का उपयोग करके खुद की आत्मा को जीवित रखा है ताकि ये किसी और का शरीर धारण करके अपने लोक में वापस जा सके। जब शौर्य ने ये सुना तो वह गुस्से से बोला, इसका मतलब ये आर्या के शरीर पर कब्जा करके उसे मारने वाली थी। माया ने सिर झुकाकर कहा, इस तकनीक का प्रयोग करने वाले ऐसा ही करते हैं। जब शौर्य ने ये सुना तो उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सुगंधा की आत्मा शौर्य के हाथ में उड़कर आ गई। शौर्य ने उसे हाथ में पकड़ा और बोला, एक मामूली सी आत्मा होकर इतनी बड़ी चाल तुमने मेरे होने वाली पत्नी के साथ चलने की कोशिश कैसे की। तुम्हें मैं अभी नर्क की सैर कर देता हूँ। इतना कहकर शौर्य ने अपने हाथ में नर्क अग्नि प्रकट की और उस आत्मा को जलने वाला था तभी सुगंधा बोली, मैं समरलोक की अग्निकुल की महारानी हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर मेरे लोगों को पता चला तो वे लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर शौर्य जोर जोर से हंसने लगा और बोला, पागल औरत, मेरा मतलब है पागल आत्मा। मैंने तुम्हें कहा था कि यह आयाम मेरा अपना आयाम है। यहाँ पर अगर तुम मर गई तो यहाँ के स्वर्ग को भी कुछ नहीं पता चलेगा। तो तुम्हारे लोगों को पता लगना तो बहुत दूर की बात है। अब चुपचाप अपनी सजा भुगतो। शौर्य की इस बात पर महारानी सुगंधा छोटी बच्ची की तरह रोने लगी। मुझे जाने दो, मुझे मेरा बदला लेना है। मेरे साथ उन लोगों ने जो धोखा किया उसकी सजा मैं उन्हें देकर रहूंगी। मुझे मेरा प्रतिशोध लेना है। एक बार मैं अपना प्रतिशोध ले लूंगी तो मैं तुम जो कहोगे मैं वह करूंगी, बस मुझे तुम मत मारो। उसकी चीख पुकार सुनकर शौर्य का दिल थोड़ा पिघल गया और बोला, अरे ये तो बहुत बुरी बात है। चलो एक काम करो, तुम मुझे अपनी कहानी सुनाओ, मैं फिर तय करूंगा कि तुम्हें जिंदा रखना है या नहीं। ये सुनकर सुगंधा ने अपनी कहानी बताना शुरू किया। सुगंधा अग्नि वंश की महारानी थी और वह उसके वंश की सबसे ताकतवर योद्धा थी।
उसका वंश हमेशा से मातृसत्तात्मक रहा था। उसके वंश में औरतों को उच्च स्थान था और पुरुषों को द्वितीय स्थान था। जब उसकी विवाह की उम्र हुई तो उसे दूर दूर से रिश्ते आए पर उसने किसी को भी स्वीकार नहीं किया। अंत में सुगंधा ने धरा वंश के राजकुमार के साथ विवाह किया, लेकिन इनकी परंपरा के कारण राजकुमार उनका घर जमाई बनकर रहने लगा। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनकी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से चल रही थी। एक दिन युद्ध का आगाज हुआ और उसका पति युद्ध में चला गया। उस भयानक युद्ध में उसके पति को वीरगति मिली और वह विधवा हुई। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। उन्हीं को अपना सहारा मानकर उसने अपनी गद्दी संभाली, लेकिन उसके परिवार के लोगों को किसी विधवा का महारानी बनाना पसंद नहीं था। उन्होंने इसीलिए उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र में उसका अपना बेटा भी शामिल था। पहले तो उन लोगों ने धीमा जहर दिया, जिस वजह से उसकी साधना धीरे धीरे घटने लगी और वह कमजोर हो गई। उसके कमजोर होते ही घर के सभी लोगों उसे एक दिन उसी के दरबार में घेर लिया और उसे तलवारों से चलनी करके मार दिया। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह थी कि उसे सबसे आखिर में जिसने तलवार मारी थी वो कोई और नहीं, उसका अपना पति था। सुगंधा की पूरी कहानी सुनने के बाद शौर्य उसकी ओर देखकर बोला, इसीलिए अपने परिवार पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। बेवकूफ औरत, मेरा मतलब है बेवकूफ आत्मा। अब तुम बताओ, अगर उन्हें ये पता चले कि तुम जीवित हो तो क्या वे लोग तुम्हें छोड़ देंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। तभी शौर्य को कुछ याद आया और बोला, मेरे एक दोस्त ने कहा था कि जब मैं संत अधिपति स्तर पर पहुंच जाऊंगा तब वह मुझे समरलोक भेजेगी। वैसे ये समरलोक है क्या चीज? शौर्य का सवाल सुनकर सुगंधा बोली, समरलोक एक दूसरी दुनिया है। पृथ्वी की तरह वहां भी इंसान रहते हैं, मगर वहां पर आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसी वजह से वहां पर साधकों की संख्या भी बहुत अधिक है। संत अधिपति स्तर वहां पर सबसे शुरुआती स्तर माना जाता है। वहां पर साधना का सर्वोच्च स्तर अभी तक कोई हासिल कर पाया है, वह है महायान स्तर। लेकिन कहानियों के हिसाब से वहां पर कुछ योद्धा इससे भी ऊपर पहुंच चुके हैं। उस स्तर को लोग देवता का स्तर कहते हैं। जो देवता स्तर साधना से पाते हैं वे लोग पंचमहाभूतों में से एक एलिमेंट के देवता बन जाते हैं। जैसे मेरे अग्निकुल के देवता अग्निदेव है। ये सुनकर शौर्य बोला, क्या तुम्हारे यहाँ कोई युद्ध का देवता भी होता है? ये सुनकर सुगंधा नाराजी से बोली, नहीं, क्योंकि कोई भी अभी तक उस स्तर पर नहीं पहुंच पाया, इसलिए हमें हर बार दानवों का सामना करते वक्त तकलीफ होती है। हमें कई बार हार का सामना करना पड़ता है। इसका कारण एक ही है, युद्ध की देवता की विरासत हजारों साल पहले महादेव ने एक चुने हुए बच्चे के लिए पीछे छोड़ी है। ये सुनकर शौर्य का सिर चकराया और बोला, हमारे यहाँ पर तो ये कहा जाता है कि महादेव ने वह विरासत अश्वत्थामा को देनी थी, मगर वह महाभारत के युद्ध में अधर्म के रास्ते पर उतर गया और उसने एक अजन्मे बच्चे पर हमला कर दिया। ये सुनकर सुगंधा बोली, इसका मतलब वह विरासत इस दुनिया में छोड़ी गई है। अगर वह विरासत मुझे मिल गई तो मैं युद्ध की देवता बनकर वापस अपनी दुनिया में जाकर अपने लोगों को बचा सकती हूँ। तभी शौर्य बोला, ओह मैडम, जरा होश में आओ, तुम उन लोगों को बचाने की बात कर रही जिन्होंने तुम्हारी ये हालत की है। ये सुनकर सुगंधा का चेहरा काला पड़ गया। इससे एक बात तो तय थी कि वह अपने लोगों के लिए बहुत चिंतित थी। तभी शौर्य आगे बोला, चलो मैं तुम्हें अपना प्रतिशोध लेने का एक मौका दूंगा, पर अभी नहीं। फिलहाल मैं तुम्हें यहाँ रहने देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि तुम यहाँ रहकर अपनी साधना को पुनः प्राप्त कर लोगी। तब तक मैं तुम्हारे लिए नए शरीर का कोई जुगाड़ कर लूंगा। लेकिन याद रखना कि इस बार मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। इतना कहकर शौर्य वहां से गायब हो गया। तभी सुगंधा ने माया को देखा और पूछा, ये कैसा आयाम है? यहाँ पर आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा समरलोक से भी ज्यादा है। ये सुनकर माया बोली, ये आयाम बहुत खास है। बस इतना समझ लो कि इस आयाम में एक दिन तुम युद्ध के देवता के वारिस से मिलोगी। ये सुनकर सुगंधा चौंक गई और पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि शौर्य? तभी माया बोली, हाँ, उसे पहले ही चुना गया है, लेकिन अभी वह कमजोर है। जिस दिन वह एक निश्चित साधना स्तर को प्राप्त करेगा तो वह खुद भैरव बनकर समरलोक के सम्रांगण में उतरेगा। ये सुनकर सुगंधा एकदम शांत हो गई और बोली, ये मेरा सौभाग्य होगा अगर मैं युद्ध के देवता के साथ रहकर उन्हें शक्तिशाली होते हुए देखूं। जब शौर्य वापस बाहर आया तो वह राणा मैंशन के बाहर था। उसने अंदर आते ही दादाजी से पूछा, क्या आर्या होश में आई है? ये सुनकर दादाजी बोले, वह होश में तो आई है, लेकिन अभी भी हमसे ठीक से बात नहीं कर रही है। ये सुनकर शौर्य तुरंत आर्या के कमरे में चला गया। उसके सामने एक कुर्सी पर बैठकर आर्या छत की ओर देख रही थी। शौर्य ने उसे देखा तो वह थोड़ा घबरा गया। उसने सोचा, क्या आर्या को इस बात का सदमा तो नहीं लगा है?
ऐसा सोचकर शौर्य धीरे से आर्या के पास पहुंचा। उसके आते ही आर्या की तंद्रा टूटी और उसने शौर्य को देखा। वह मायूसी से मुस्कुराए और बोली, शौर्य तुम आखिर मुझसे मिलने आ ही गए। तुम्हें पता है पिछले कई दिनों से मैं एक अंधेरी जगह पर कैद थी। लेकिन मैं सब कुछ देख और सुन पा रही थी, मगर मैं अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। जैसे मेरा अपने शरीर पर कोई बस न हो। ऐसा कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये देख शौर्य बोला, कोई बात नहीं आर्या, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। एक काम करो, फिलहाल तुम ये पानी पी लो और ये आत्मा की ताकत बढ़ाने वाला फल खा लो। इससे तुम्हारी घायल आत्मा जल्द ही ठीक हो जाएगी। इतना कहकर एक हरे रंग का एक फल शौर्य ने आर्या को दिया। ये फल कुछ दिनों पहले ही माया ने डायमेंशन के नए इलाके से लाया था। आर्या ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और उस फल को लेकर खाने लगी। कुछ ही देर में उसके मन की सारी थकान निकल गई और वह पहले की तरह चुस्त और तंदुरुस्त हो गई। वह अपने जगह पर खड़ी हो गई और उसने शौर्य को कस के गले लगाए और बोली, अगली बार कहीं चले जाओ तो इस बीच में कोई फोन तो कर लिया करो। मैं बहुत डर गई थी। ये सुनकर शौर्य ने उसके माथे को चूम लिया और फिर बोला, हाँ बाबा, अगली बार मैं तुम्हें इस बीच में जरूर फोन करूंगा। तभी शौर्य के मोबाइल पर विराज का कॉल आया। दूसरी तरफ से उसने शौर्य को उसके और ऋषिका के सही सलामत वापस आने की खबर दे दी थी। शौर्य भी खुश हुआ और वहां से सीधे अपने कंपनी चला गया। आज सुबह से ही मंत्री ओबरॉय के घायल होने की खबर, साथ ही साथ जतिन सिंघानिया की मौत की खबर पूरे देश भर में फैल गई थी। खबरों के मुताबिक दोनों जीजा साले एक कार दुर्घटना का शिकार हुए थे। साथ ही साथ शुभम के मारे जाने की खबर भी एक न्यूज चैनल के जरिए बाहर आई, मगर उसे भी एक्सीडेंट करार कर दिया। इन सभी खबरों के बीच एक और बड़ी खबर थी, जो थी फीनिक्स फार्मा के नए मालिक के बारे में। फीनिक्स फार्मा के नए मालिक के रूप में रिया सिंघानिया ने आज सुबह अपने पिता को अग्निदहन के बाद नए मालकिन की तौर पर कुर्सी संभाली। ऐसा करते वक्त उसने जरा भी देर नहीं की थी। उसी दिन की एक और खबर थी जो कल से चल रही थी। गीतांजलि फार्मा ने सरकार को दवा देने से इनकार कर दिया है, साथ ही अपनी दवा की कीमतें भी 10 गुना बढ़ा दी है। कुछ सूत्रों का हवाला देते हुए कुछ न्यूज चैनल्स ने कहा कि सरकार ने जानबूझकर गीतांजलि फार्मा को टारगेट किया और उनके फैक्ट्री की इन्वेस्टिगेशन करने की मांग की थी। इसीलिए उन्होंने सरकार की सारी सप्लाई बंद कर दी है। जब शौर्य अपने कंपनी के ऑफिस में पहुंचा तो उसके सामने कशिश और एक बेहद खूबसूरत लेकिन एक साधारण सी दिखने वाली सलवार कुर्ती और दुपट्टा पहने एक लड़की शौर्य को दिखी। उसे देखकर शौर्य मुस्कुराया और बोला, और कैसी है मेरी पंजाबी चुड़ैल, मुझे लगा तू मुझे भूल गई होगी। ये शौर्य उस लड़की को देखकर ऐसा क्यों बोल रहा था? आखिर ये लड़की कौन थी और इसका शौर्य के साथ क्या रिश्ता है? कहीं ये किसी लव ट्रायंगल की शुरुआत तो नहीं? अब क्या होगा आगे, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।